यूपीएससी एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। 250 नंबर का पेपर है, अगर 140 नंबर ऐसे में आ गए तो आपका सिलेक्शन होना बहुत हद तक तय हो जाता है। तो ऐसे को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि 140 मार्क्स कैसे लाने, कैसे इंश्योर करना है, उस रेंज तक कैसे पहुंचना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी का ऐसे डिटेल में डिकोड करेंगे हम। उससे पहले आप मैड लाइफ स्टडी IQ ये टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे बहुत कम व्यूवर्स होते हैं जो एक्चुअली जाकर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं, एंड देयर इज दिस कम्युनिटी दैट गेट्स बिल्ट, राइट। तो वहां पे आपको एक्सप्लेनर, यूपीएससी की स्ट्रैटेजी, मेंस की जो वैल्यू एडिशन है, सारे डिलीवरेबल्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपके जो भी डाउट्स है वन-ऑन-वन डिस्कशन होगा, एंड उसी के साथ में कुछ जूम सेशंस भी हम कंडक्ट करेंगे, सो दैट आप अपनी क्वेरीज, डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। आपके 2025, 26, 27, 28 का जो भी एग्जाम आप दे रहे होंगे उसके बारे में जान सकते हैं। तो वो चीज़ें तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा। उसके साथ साथ में अगर हम इस चीज़ को, कहानी को स्टार्ट करें कि ऐसे को कैसे मतलब मैनेज करना, हाउ टू राइट, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले तो सिलेक्शन कौन सा करना है, कौन सा टॉपिक को चुनना है, टॉपिक चुन लिया, उसके बाद में कैसे हुक बनाना है, कैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, कैसे एक थीसिस बिल्ड करना है, एंड देयर आफ्टर पूरी कहानी कैसे फ्लो होनी चाहिए, बॉडी में क्या हो, स्ट्रक्चर में क्या हो, मतलब कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए, व्हाट इज PREP फॉर्मेट, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल, पॉइंट, ये क्या होता है। उसके साथ साथ में कंक्लूड कैसे करना है, कैसे वे अहेड होगा, कैसे अदर नुआंसेस लिखने हैं, कैसे काउंटर पॉइंट्स को लाना है, और उसके साथ साथ में एक ऐसा मतलब इमोशनल हाई से स्टार्ट करना है, इमोशनल हाई पर उसको एंड भी करना है, ये कैसे इंश्योर करें, एंड इवेंचुअली आखिर में जब यूपीएससी की मेंस की मार्कशीट आएगी तो उसमें 140 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए ऐसे के सामने, ये कैसे इंश्योर करें, इन सारी चीजों को हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मार्क्स इंश्योर करने से पहले यूपीएससी की जो डिमांड है उसको जानना जरूरी है कि हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन यूपीएससी क्या चाहता है, कैसा ऐसे लिखना है। अगर आप देखेंगे कि यूपीएससी जो एक्सपेक्ट करता है हमसे, उसको समझेंगे तो हमको 2 ऐसे लिखने 3 घंटे के अंदर, मतलब कि एक ऐसे आपको लिखना है 1.5 घंटे में। अब आपके पास 1.5 घंटा है उसे लिखने के लिए, दैट मीन्स आप समझेंगे कि 90 मिनट से आपके पास 90 मिनट्स है टू राइट अ ऐसे। अब उसके अंदर 1000 से 1200 शब्द का ऐसे लिखना होता है आपको, ये रेंज रहता है। 1000 समझ के चलिए, इतने वर्ड्स का आप ऐसे लिखने वाले हैं। सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आप एक ऐसे उठाएंगे, सेक्शन बी में से एक ऐसे उठाएंगे, राइट, उस तरीके से करेंगे। तो 2 आप ऐसे लिखने वाले, एक सेक्शन ए से उठाएंगे, एक सेक्शन बी से उठाएंगे, उस तरीके से 1000 शब्द में ये लिखा, एंड 1000 शब्द में इसे लिख दिया आपने, ये हो गया। यहां से आपके 125 नंबर और यहां से आपके 125 नंबर, 125 125, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर आप 140 नंबर लाना है आउट ऑफ 250 टू इंश्योर कि आपका मेंस का स्कोर बहुत ही अच्छा हो। और ये जो 800 के आसपास है ना, मेंस के स्कोर को पहुंचाना, ये यहां से मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि आप जीएस की बात कीजिए, जीएस में आप ला दीजिए 400 प्लस, ऑप्शनल में आप ला दीजिए 260 प्लस, राइट। और उसके साथ साथ में अगर आप इसमें ऐसे में 140 इंश्योर कर लेते हैं तो यू विल बी सी कि 4, 5, 6, 7, 8, 800 तक आप पहुंच चुके होंगे, राइट। तो ऐसे का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेटेज होता है उसमें। तो ये चीज है। अब ये कैसे करना है, ये हमने स्ट्रक्चर देखा। अगर आप समझेंगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसमें बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत एक्सट्रीम चले जा रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम जा रहे हैं अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए, तब तक ठीक है, लेकिन फिर से आपको वापस लौटना है और दूसरे पहलू को भी डिस्कस करना है। एंड देयर आफ्टर जब पूरा ऐसे पढ़ा जाए तो ऐसे लगना चाहिए कि ये वेल बैलेंस है, वेल थॉट आउट ऐसे है। उसके साथ साथ में आपको स्ट्रक्चर प्रॉपरली करना है और ओरिजिनलिटी होना चाहिए, आपके खुद के ओरिजिनल आइडियाज होने चाहिए। ऐसा रटा हुआ कुछ लेके आ गए आप और उसी तरीके से सारी वो लाइंस फिट करे जा रहे हो, एंड देयर आफ्टर कुछ कोहेरेंस नहीं बन रहा है ना। आपने किसी के कोटेशंस डाल दिए, सारा कोटेशन से भर दिया है, लेकिन ज्यादा आपका ओरिजिनल आइडिया नहीं, आपके थॉट प्रोसेस नहीं है, आपके ओपिनियंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो वो नहीं चलेगा, राइट। आंसर के साथ साथ क्लीन एक्सप्रेशन होना चाहिए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो साफ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बहुत वेग हो जाता है तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसमें फिर मार्क्स भी वैसे वेग ही मिलेंगे। तो ये चीज को ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू स्टे क्लोज टू टॉपिक। आप कुछ कहना कुछ और चाह रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई टॉपिक था, उस तरीके से आपको लिखना था, और आप कुछ और आइडिया उसका सोचकर आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और रहा और आप वैसा लिख के आ गए, बहुत ज्यादा डाइग्रेस कर गए टॉपिक से, तो वो दिक्कत क्रिएट करता है। तो आपको आइडियाज जो है, आपको अपने जो भी आइडियाज विचार जो होंगे आपके, उसमें पॉइंटर्स जो होंगे, उसको लॉजिकली अरेंज करना है, पहले ये, बाद में ये, फिर ये, है ना। और वो फ्लो होना चाहिए, एक इंटरकनेक्ट होना चाहिए, जो ट्रांजिशन है वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और कंसाइजली लिखना है। मतलब एक बात है, आप कहना चाहते हैं कि यहां से वहां जाना है, तो यहां से वहां जो जाना है ये क्लियरली कहना है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उस तरीके से कह दिया। अगर आप ऐसे कहेंगे पॉइंट ए बहुत अच्छी जगह है, देयर आफ्टर बीच में बहुत अच्छा रास्ता है, देयर आफ्टर आप पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज समथिंग, इतना बड़ा उसको नहीं करना है, इतना ग्रैंड नहीं बनाना है। लाइक इमोशंस के टर्म में आपको उसको एक्सप्रेस ऐसे करना है कि वो बहुत ग्रैंड है।
लेकिन जब आप वर्ड्स को यूज करेंगे तो बहुत कंसाइज होंगे, बहुत कम शब्द होंगे और बहुत सारी बातें कह दे रहे होंगे। दैट इज देयर, मतलब आपको बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनानी है उसमें, लेकिन जो बातें बनाने का टूल्स होगा वो बहुत कंसाइज होना चाहिए। शब्दों को बहुत छोटे छोटे शब्दों को यूज करना है, सेंटेंस को छोटे छोटे यूज करना है, सो दैट आप वो चीज कर पाए। तो ये पूरी कहानी है, अगर आप इसमें समझेंगे तो आप देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज के बारे में आप मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट लिख के आ गए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो सब लिखा ही नहीं आपने, आधा अधूरा ऐसे नहीं होना चाहिए। आप डेप्थ दे उसमें, अपने इनसाइट्स दे, एकदम डिटेल में जाना है। आपको जितना डेप्थ होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। सिर्फ सरफेस लेवल पे अगर आप बात करेंगे कि अच्छा ये पेस्टल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, आप ये लिख के आ गए ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब सरफेस लेवल है, वो नहीं करना है। आपको डेप्थ में जाना है, बताना है कैसे होगा, वो सारे नुआंसेस को आप डेटा बैक करेंगे, सब्सटेंशिएट करेंगे। आपने कोई लाइन लिखा है और सिर्फ लाइन लिख के छोड़ दिया, वैसे नहीं करना है। आपको उसको सब्सटेंशिएट करना है कि कैसे ये रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो सकता है, कैसे इसके काम हो सकते हैं, क्या नुआंसेस है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन हो, एक फ्लो हो, एक टोन हो जो कि मैच्योर और कंस्ट्रक्टिव लगना चाहिए। आप एक्सट्रीम जा रहे हैं लेकिन इमोशन व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, यू अगेन कम बैक एंड देयर आफ्टर इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, जो अगर आप क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं तो, एंड देयर आफ्टर इवेंचुअली हैव टू बी बैलेंस। तो ये पूरा आइडिया है, इस तरीके से आपको करना रहता है। अगर आप इसमें समझेंगे तो पूरे ऐसे की अगर एनाटॉमी देखेंगे, 140 नंबर वाला जो ऐसे हम कह रहे हैं, उसके एनाटॉमी देखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें आती है कि ऐसे आप स्ट्रक्चर करेंगे, आपका हुक होगा, स्टार्टिंग में आपने कुछ हुक लिखा होगा, ये चीज है, राइट। अब ये जो हुक होगा आपका, दैट इज 3 से 5 लाइन का हुक होगा, जिसमें आप मतलब आप अगर लिंक्डइन पे देखेंगे या फिर कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में कुछ लाइंस होती है जो आपका अटेंशन ग्रैब कर देती है, और वो अटेंशन ग्रैब करती है, उसकी वजह से आप उस पर क्लिक करते हैं, देयर आफ्टर आप उसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको ये पूरी कहानी पढ़वानी है किसी एग्जामिनर को, तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो पूरी कहानी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो। वो इंटरेस्टेड कब होगा, जब आपका ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये बहुत अमेजिंग हो, है ना, तो ये अमेजिंग होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा आप उसमें कोशिश करेंगे कि थोड़ा क्लिकबेट हो, या फिर मतलब क्लिकबेट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो इच्छा उनके अंदर जागरूक की वो मैट ही नहीं हो रही है, मतलब अनफुलफिल्ड नहीं रह जाना चाहिए। आप ऑब्वियसली कुछ ऐसी एक्सट्रीम लाइन कहेंगे या फिर बहुत बोल्ड लाइन कहेंगे, आपके कुछ क्लेम्स ऐसे होंगे, लेकिन जो क्लेम होंगे ना वो सच भी साबित होने चाहिए, आप उसको सब्सटेंशिएट करने चाहिए। अगर आपने क्लेम बहुत बोल्ड किया और उसको एक्सप्लेन कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एंड दैट इज समथिंग जो आपको एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे लेवरेज दे सकता है 140 मार्क्स के अंदर। क्योंकि प्लेन अगर आपने लिख दिया जैसे ठीक है ये चीज हो रहा है वैसे लिख दिया, तो फिर मार्क्स भी वैसे ही मिलेगा, राइट। तो यू टू इंश्योर कि यहाँ पे अटेंशन ग्रैबिंग हो, एंड देयर आफ्टर आपको पूरी कहानी में अटेंशन बनाए रखना है, और एंड में आप उसको खत्म करेंगे। तो जब जो आउटपुट होगा, जब इवेंचुअली जो एग्जामिनर उसको रीड करेगा, अंदर आफ्टर मार्क्स देने वाला होगा, तो उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि क्लेम बहुत बोल्ड था, बहुत बोल्डली आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया, एंड आपके ओपिनियन जो है उसमें झलक रहे हैं, तो वो चीज जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब उसमें अगर आप देखेंगे 3-5 लाइन का आप हुक लिखेंगे, जिसमें आप एनेक्डोट दे सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल था, उनकी कुछ कहानी ऐसे आपने बता दिया उसमें, या फिर आप कुछ स्टैट दे सकते हैं कि अच्छा इतना परसेंटेज ऑफ हमको आज भी देखने को मिलता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, या फिर यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सारे स्टैट्स और डेटा है। या फिर आप कोट दे देंगे कि किसी अब्राहम लिंकन का कोट है, राइट, या माइकल जॉर्डन का कोई कोट है, स्टोरी, या फिर कोई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे, कोई स्टोरी दे देंगे कि ये एक विलेज है, यहाँ की ये स्टोरी है, अभी भी यहाँ पे वाटर क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, या फिर कोई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि एक इंडिविजुअल है, ये कुछ भी नहीं थे, राइट, एंड देयर आफ्टर ही बिकेम समथिंग जो कि बहुत ज्यादा मैसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल उनका ग्रोथ हुआ। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है आप ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट, क्योंकि प्लेन अगर आप डायरेक्टली बता देंगे कि ये इंडिविजुअल है, ये है, तो वो तो सबको मालूम है ना। तो यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट, मतलब उनके दिमाग में ये चीज आपको फिट करना होगा कि सी ही वाज लाइक नथिंग, ही वाज नथिंग एंड देयर आफ्टर ही बिकेम दिस। तो जितना ज्यादा ये गैप होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा, आज जो वो है और पहले जब वो कुछ नहीं थे, या फिर उनका जो संघर्ष है और उसका जो सक्सेस है, उसके बीच में जितना आप गैप क्रिएट कर पाएंगे, तो दैट इज समथिंग जो एक्चुअल में जो इमोशन है उसको इवोक करेगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो हुक में ये हमको करना है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि आपने हुक में तो वो बोल्ड लाइन दे दिया, अब उसके बाद में बात आएगी थीसिस की, कि जो टॉपिक है अब आप उसको डेप्थ में जाकर आप मतलब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपकी क्या वुमेन एम्पावरमेंट कोई टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है, उस पे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको क्या समझ रहे हैं, टू द पॉइंट, आपको टू द पॉइंट, मतलब ज्यादा कहानी नहीं घुमानी है, सीधा पॉइंट पे आना है, और लाइन 2-3 लाइन लिखनी है कि ये जो टॉपिक है ये कहना चाह रहा है,
या फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग उससे है वो निकल रही है। और वो जितना आप टू द पॉइंट उसको हिट करेंगे उतना ज्यादा एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बोल्ड क्लेम किया एंड देन आफ्टर अगेन आप सीधा उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि आपने जो क्लेम किया है वो रेजोनेट करता है उस बात को, वो एको करता है इस बात को जो आप लिख रहे हैं, मतलब टॉपिक के हिसाब से ही आपने उसने लिखा है। तो ये आपको कन्वे करना है, राइट। मतलब आप ऐसे में अपनी कहानी लिखेंगे, बहुत सारे अपने इंटरप्रिटेशंस बताएंगे, लेकिन आपको ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी टॉपिक है उससे दूर नहीं भाग रहे हैं, उससे दूर नहीं भाग रहे हैं, आपको फिर से वहां पे आना है। तो फिर से वहां पे आने के लिए या तो आप ऐसे का जो टॉपिक है उसको बार बार रिपीट करेंगे, ये रिपीट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर टॉपिक को या बार बार रिपीट करेंगे बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि टॉपिक के जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर रहे हैं, और ऐसे 3 4 5 6 जो भी इंटरप्रिटेशन आपके निकलते हैं उस हिसाब से रखेंगे और वो लाइन को फिर से लाएंगे, सो दैट एग्जामिनर को लगे कि आप भूल नहीं रहे, आपके जो अपने ओपिनियंस दे रहे हैं आप दूर जा रहे फिर से आ रहे, दूर जा रहे फिर से आ रहे हैं। फिर से इसलिए आना है क्योंकि यू हैव टू स्टे ट्रू टू द टॉपिक। दूर इसलिए जाना है क्योंकि आपको एक्सप्लोर करना है और उनको एक इमोशनल हाई देना है। दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो थीसिस आप 2-3 लाइन में आपने हुक लिख दिया, देयर आफ्टर आपने थीसिस लिखा कि अच्छा ये टॉपिक है और ये हुक इससे ये इस तरीके से कनेक्ट होता है, ये हो गया, टॉपिक को आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में आता है रोड मैप, जिसमें आप बात करेंगे कि ये एक्स वाई जेड ए बी सी ये सारे डिमेंशंस हैं, ये मैं कवर करने वाला हूं अपने इस ऐसे के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपने पूरा एक ना इंडेक्स दे दिया उनको कि इन चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हुक है, देयर आफ्टर आपने बताया कि टॉपिक क्या है, देयर आफ्टर बताया कि अच्छा ये टॉपिक है तो इसमें हम ये इस लेवल पे बात करने वाले हैं। तो अब उनको सब कुछ पता चल गया है कि आगे क्या आने वाला है, और एंटिसिपेशन है, मतलब ये एंटिसिपेशन बिल्ड कर रहा है। आपने बोला एक्स वाई जेड ये सब एक्सप्लेन करूंगा, अब एक्स वाई जेड प्लेन नहीं बता देना है कि मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल डायमेंशन ऐसे एक्सप्लेन करूं, दिस वुड बी वेरी प्लेन। आपको कुछ पॉलिटिकल की जगह पे कुछ ऐसे शब्द यूज करने या फिर ऐसे कीवर्ड्स यूज करने जो ऐसे शो करे कि उनको पता ही नहीं उनके बारे में, या फिर उनको थोड़ा बहुत पता है, 50% पता है 50% नहीं पता है। तो 50% पता है इसीलिए वो 50% और जानना चाहेंगे, बिल्कुल ही नहीं पता है तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, राइट। तो आपको इंश्योर करना है कि जो उन्हें जानकारी नहीं है और जो है उनके बीच का कुछ आप ऐसा शब्द लाए उसको जोड़े, या फिर 3 ऐसे करें जो उन्हें पता है, 3 ऐसे करें जो नहीं पता है, एंड एक एक करके ऐसे आप लिख दीजिए, राइट। तो ये चीज जब आप करेंगे, ये 2 चीज हुआ, अंदर आफ्टर आपने एक आइडिया दे दिया अच्छा आगे क्या आने वाला है। तो अब उनको यहां पे वो डिसीजन बनाएंगे कि मुझे कितना इंटरेस्ट लेना है टॉपिक के अंदर, राइट। सबसे पहला उनका जो डिसीजन है वो यहां पे बना था कि मुझे इसको बहुत अच्छा लगा, आगे पढ़ना है। देयर आफ्टर आपने टॉपिक बता दिया तो अब उनका इंटरेस्ट आएगा, अच्छा ये तो सही बता रहा है, एंड देयर आफ्टर यहां पे वो मेन डिसीजन बनाएंगे कि मुझे इसको और कितना इंटरेस्ट से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से देख लिख के मार्क्स दे देना है इसको, या फिर डेप्थ में जा रहा है अच्छे से समझना है और एंजॉय करना है इसको। तो जो एंजॉय वाला चीज है ना, अगर आपने एग्जामिनर को एंजॉय करा दिया अपना ऐसे, तो फिर गेम बन जाएगी, 140 आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये जो चीज़ है ये आप कैसे इंश्योर करेंगे, ये सारी चीज़ें 50-50 कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके, कुछ मालूम है कुछ नहीं मालूम है, ये सारा, और एक इंडेक्स दे दिया कि ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है। जब आपने ये इंश्योर किया उसके बाद में आपका बॉडी आएगा, जिसमें आप बहुत सारे सेक्शंस 7-8 जो ब्रॉड लाइंस हैं उन पे बात करेंगे, ब्रॉड टॉपिक्स जो है आपने ब्रेनस्टॉर्म किया होगा उसके ऊपर बात करेंगे, आगे देखेंगे कैसे करना है वो सारी चीज़ें। तो ये आप इस पे बात करेंगे कि आपने लेट्स से कुछ बोल्ड क्लेम किया कि आपका जो टॉपिक है उसका इंटरप्रिटेशन कुछ एक्स है, ये एक्स आपका बोल्ड क्लेम है। अब ये जो आपने क्लेम किया आपको उसको रीजन देके बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ या मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। जब आपने ये रीजन देके उसको बताया कि अच्छा ये कारण है इसकी वजह से मैं सोचता हूँ, तो उसके बाद को एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे भी ये हुआ था, इस तरीके से इनके भी ये रीजन थे, इन्होंने ऐसा सोचा था, एंड दैट्स हाउ दिस थिंग हैपेंड। तो आप एग्जाम्पल देंगे, माइक्रो कंक्लूजन देंगे उसके बाद में कि अच्छा ये एग्जाम्पल है उस तरीके से जो हम बात कर रहे थे ना, दैट इज PREP फॉर्मेट को आप हमेशा यूज कर सकते हैं। आपके जितने भी बॉडी के जो सेक्शंस होंगे उनमें आप इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, दैट इज पॉइंट रीजन एग्जाम्पल पॉइंट। आपने कोई पॉइंट बोला, दैट इज योर क्लेम, फिर आपने उसका रीजन दिया कि मैं ऐसा ये क्यों सोचता हूँ, ये पॉइंट क्यों है ऐसा। उसके बाद आप उसको एग्जाम्पल से बताएंगे कि अच्छा ये एग्जाम्पल्स है, एंड देन आफ्टर अगेन आप अपना पॉइंट को लिस्ट करेंगे जहां पे आप ये जो पॉइंट है इसको कंक्लूड करेंगे, और अब आप बताएंगे कि मैंने ये पॉइंट इसलिए बोला था क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें फिट बैठती है और ये इसको सब्सटेंशिएट करता है। देयर आफ्टर आप कहेंगे, और देयर आफ्टर आपका ये जो पॉइंट है इसमें स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि जब आप ये क्लेम कर रहे हैं तो वो क्लेम बहुत ही स्केप्टिसिज्म होगा उसको लेकर, लेकिन जब आप ये दो चीजें बताएंगे तो वो क्लैरिटी में आ जाएगा, उनको भरोसा आ जाएगा। और जब आपने यहां पर आपको इवेंचुअली कहना है कि देखो भरोसा आया ना आपको, लाइक दैट, सो ये इस तरीके से चीज है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करेंगे, और ये पी आपका हो गया माइक्रो कंक्लूजन। तो बॉडी के आपको 7-8 सेक्शंस ऐसे लिखने हैं। आपका इंट्रो हो गया, स्टार्टिंग हो गया, बॉडी के 7-8 सेक्शन हो गया, फिर आप आकर आखिर में आके बताएंगे कि अभी तक मैंने जो भी बताया है ये ठीक है, लेकिन इसका काउंटर व्यू भी है,
एक ये भी व्यू है, इसको भी जानना जरूरी है, आप उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। आप काउंटर व्यू में बताएंगे, मतलब एक सेक्शन उसका रख सकते हैं, 2 सेक्शन रख सकते हैं, 2 पैरा रख सकते हैं। आप उसमें बताएंगे कि मैंने अभी तक जो सोचा है ये एक लेवल है, एक एंगल है सोचने का, लेकिन एक अलग एंगल भी है, और वहां पर आप जाकर बताएंगे कि अच्छा ये कौन सा एंगल है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको भी सेम फॉर्मेट में एक्सप्लोर करेंगे। फिर आप फिर से आएंगे एंड देयर आफ्टर ये जो चीज़ें हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। ये जो इंडिया स्पेसिफिक लेयर है, कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटी, पॉलिसी, ये सारे जो चीज़ें हैं अलग से आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं पॉइंट्स के अंदर, ये जो आपके बॉडीज है, काउंटर पॉइंट्स है, इन्हीं के अंदर आप इनको सब्सटेंशिएट के तौर पे ऐड कर सकते हैं, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। पैरा ये हो गया। एंड उसके साथ में जब ये हुआ उसके बाद में आप अपने सॉल्यूशंस दे सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसे आ जाइए कि आपने सारे पॉजिटिव्स बताए कि ये ऐसे 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 पॉजिटिव है, देयर आफ्टर आपने एक काउंटर पॉइंट बताया कि अच्छा ये या 2 ऐसे काउंटर पॉइंट है, लेकिन आपको जो एंड करना है वो पॉजिटिव नोट, या आपको जो एंड करना है, आपको जो हाइपोथेसिस है, आपको जो थीसिस स्टेटमेंट है वो इस चीज़ पे बेस्ड है, तो आपको इस पे एंड करना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताना होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसके ये सोल्यूशंस हैं, ये सोल्यूशंस हैं। 1-2 आपने सोल्यूशंस बोल दिए कि अगर इन सोल्यूशन पे काम किया जाता है तो इन प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया जाएगा। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हमारा ये जो विजन है इसको हम एक्चुअल में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो पूरी कहानी में आपको बताना है सारी चीजें, एंड देयर आफ्टर आपको एंड इस नोट पे करना है कि हाँ वी कैन विन, वी कैन एक्चुअली ब्रिंग दिस थिंग टू वर्क। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो फिर आप क्लोजर देंगे अपना 5 से 6 लाइन में, जैसे भी एक पैरा में आप क्लोजर देंगे कि हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, अब हम इस तरीके से इसको इंश्योर कर सकते हैं, ये चीज़ है। अब जब क्लोजर देंगे तो क्लोजर में भी आपको इंश्योर करना है कि एक और बोल्ड स्टेटमेंट होगा, है ना। तो इसको भी ऐसा समझ लीजिए एंडिंग हुक। एंडिंग हुक में या तो आप कुछ पोएम लिख देंगे, या फिर आप अपनी कुछ पोएम वहाँ पे बना देंगे, या फिर हुक इस तरीके से एंड करेंगे कि इट्स पावर पंच टाइप हो कुछ, है ना। तो वो कैसे इंश्योर करना है, कोशिश रह सकती है कि स्टार्टिंग में आपने जो हुक दिया था उसी के साथ में सर्कल में आप खत्म करें, कि उसी को वापस ब्रिंग करें, या उसका कुछ वर्ड है उसको वापस यहाँ पे एंड में ला दे रहे हैं, ये चीज़ आप ला दे रहे हैं, सो दैट एक कनेक्शन बिल्ड हो जा रहा है कि पूरी कहानी जैसे खत्म शुरू हुई थी वहीं पे आकर उसी लाइन पर आपने जब कहानी ये शुरू की थी तो आपने 70% कहानी बताई थी उस बोल्ड क्लेम में। अब उसके बाद में आपने पूरा उसको एक्सप्लेन किया, तो 70% जो आपने कहानी बताई थी वो ऐसी थी कि सुपरफिशियल थी बोल्ड क्लेम में। देयर आफ्टर आपने पूरा 70% को एक्सप्लेन किया कि अच्छा ये चीज़ है, एंड देयर आफ्टर कंक्लूजन आया, सोल्यूशन आया, फिर आप 90% तक उसको ले गए, फिर भी 10% चीज़ बच गई। अब ये जो 10% है ना आपका, ये 10% आपका कंक्लूजन एंडिंग हुक है, जहां पर आपको उस 70% फिर आपने जो बाकी एक्सप्लेन किया, एंड आफ्टर पूरी कहानी को जोड़कर आपको यहाँ पे 10% में एंडिंग में उनको कुछ देना है, जिसकी वजह से उन्हें लगे कि अच्छा एंडिंग में आकर पूरी कहानी ऐसे फिनिश होती है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू इंश्योर। तो इस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं, राइट। अब इसमें अगर हम बात करें कि मतलब स्कोरिंग लेंस, तो यही हो गया कि व्हाट एग्जामिनर लव, राइट। तो उसमें आप देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मल्टी डायमेंशनलिटी, ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रूडेंट ऑप्टिमिज्म, और ये सारी चीज़ें आपको शो करनी है, राइट। तो ये पूरे नुआंसेस हो जाते हैं, इसको हमने समझा कि कैसे स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं। अब बात आती है कि 10 स्टेप राइटिंग प्रोसेस क्या होगा, मतलब दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा पहले बिफोर एक्चुअली एग्जाम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में जा रहे हो और पहला ऐसे वहीं पे लिख रहे हैं, वो नहीं करना है ना। आपके पास 3 साल का समय है, 2 साल का समय है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। अगर आप देखेंगे 10 स्टेप फॉर्मूला, तो सबसे पहले आपको टॉपिक दिखेगा, उसको आपको डिकोड करना है कि बहुत सारे टॉपिक होंगे। जैसे आप देखेंगे सेक्शन ए है तो ए में 4 टॉपिक होंगे, 1 2 3 4। बी है उसमें 1 2 3 4 होंगे। अब यहाँ से आपको चारों में से एक चुनना है और इन चारों में से एक चुनना है, फिर उन पे ऐसे लिखना है। तो ये चारों जो होंगे ना बड़े कंफ्यूजिंग से होंगे, आपको लगेगा ये भी आता है, ये थोड़ा आता है, ये थोड़ा आता है, किस पे लिखूं। तो ये जो डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ प्रॉपर डिसीजन कि आप सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल किस पे डाल पाएंगे, आप सबसे ज़्यादा अच्छे से किसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आएगा एक्सप्लेन करने में, और अपने व्यूज़, थॉट सब कुछ डाल पाएंगे। और 1.5 घंटा क्या आप उसको सर्वाइव कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट वुड यू बी एबल टू सर्वाइव, राइट। सर्वाइव तो ऐसा डेड एलिमेंट हो गया, बेटर रहेगा थ्राइव। Would you be able to thrive in that कि you'll be able to perform well, you'll enjoy or not। सबसे मतलब सिंपल चीज़ है, आप enjoy करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको enjoy करना चाहिए वो टॉपिक। If you enjoy it, that is something you should choose, right। तो ये चीज़ है। तो आपको टॉपिक को देखना होगा, डिकोड करना होगा कि अच्छा की टर्म्स क्या है, पॉसिबल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं, ट्रैप्स को अवॉइड करना है। बहुत सारे होते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग होते हैं। एग्जामिनर ने टॉपिक में कुछ और पूछा है, आप कुछ और उसको समझ के लिख के आ गए, आपने सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा है मैंने, तो अंदर आफ्टर नंबर आते हैं कि 100 नंबर भी नहीं हो रहे, तो वो दिक्कत वाली बात है, वैसे नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, यू हैव टू इंश्योर कि जो भी टॉपिक्स है उसके कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स को समझना है कि अगर ये कोई वर्ड दिया है आपको समझ में नहीं आ रहा, अवॉइड कीजिए इसको। अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप अपनी कहानी कैसे बताएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए तो आपसे 4 दिए जा रहे हैं
कि कोई ना कोई तो होगा जो आपको समझ में आएगा, जो आपको बेस्ट समझ में आता है कि इसमें मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है और ये बेस्ट टॉपिक लग रहा है, उसको चुन लीजिए। उसको चुनने के बाद में आपके इंटरप्रिटेशन उन सारी चीज़ों को भरना है उसमें, और आप ऐसे का जो एंडिंग पेज होगा वहां पे ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें देन आफ्टर आपको ब्रेन डंप यानी कि ब्रेनस्टॉर्म करना है। आप सोचिए कि मतलब क्या पॉइंट हो सकता है, क्या हो सकता है इसके बारे में, और क्या सोच सकता हूँ। सारी चीज़ों को छोटे छोटे वर्ड्स में आपने लिख दिया एकदम पीछे, ये सारी हो गई। एंड उसके बाद में आपको आप देखेंगे कि आपने अपना, अच्छा ये पहले है, देयर आफ्टर यू चूज योर टॉपिक। आपने ये सारे देखे, अपना टॉपिक चुना, टॉपिक कीवर्ड के बेसिस पे देखा कि मुझे सब कुछ आ रहा है। देन आफ्टर आपने ब्रेनस्टॉर्म किया कि इसमें क्या क्या पॉइंट डाल सकता हूँ, क्या एग्जांपल डाल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें की। उसके बाद में आप एक आउटलाइन तैयार करेंगे कि अच्छा पहले ये, बाद में ये, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आएगा। जब ये तैयार हो गया उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपना थीसिस बिल्ड करेंगे कि कैसे मैं अपनी कहानी बताऊंगा, मेरा जो आइडिया है ये कैसे मैं शेयर करूंगा, या फिर मेरा कोर आइडिया क्या होगा। आप जब टॉपिक देखेंगे तो आपसे कुछ पूछा गया होगा, देर आफ्टर उसके बेसिस पे आप अपना आइडिया जनरेट करेंगे कि अच्छा ये पूछा गया है, मैं इसको और ग्रैंड बनाता हूँ और बड़ा बनाता हूँ, और जितना आप वो कर पाएंगे, उस आइडिया को सब्सटेंशिएट कर पाएंगे, वो बढ़िया है, राइट उसमें। तो ये चीज़ है, आप इसके ऊपर सोचेंगे कि थीसिस और रोड मैप कैसे मैं बताऊंगा, मैं कैसे वो कुछ कीवर्ड्स ढूंढूंगा, वो कीवर्ड्स जो सिर्फ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऐसे नहीं लिखने हैं, उसकी जगह कुछ और लिखना है उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर। तो उसको डेप्थ में जाकर आप अंडरस्टैंड करेंगे, देयर आफ्टर कीवर्ड्स ढूंढेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर आप पूरा ऐसे को जब आपने स्ट्रक्चर कर लिया, देयर आफ्टर यू विल स्टार्ट राइटिंग। तो उसमें आप अपना इंट्रो लिखेंगे, अपने काउंटर व्यू को भी आपने सोच लिया होगा, देयर आफ्टर आप अपना बॉडी भी सोच लिए होंगे क्या होगा, फिर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट। सोल्यूशन वगैरह सब आपको सोच लिया होगा, कंक्लूजन वगैरह सब आपने पहले से प्लान कर लिया होगा, देयर आफ्टर यू स्टार्ट राइटिंग। तो अगर इसकी बात करें ब्रॉडली, तो ऐसे देख सकते हैं हम कि आपके पास 1.5 घंटा है। ऐसे कीजिए आप 30 मिनट्स तक आप सोचिए, 30 मिनट्स तक सोचिए, मतलब आप प्लानिंग कीजिए, राइट। 30 मिनट्स तक यू प्लान, एंड देन आफ्टर जो 1 घंटा है, 1 आवर, उसमें यू राइट। इसमें आपको राइट करना है, राइट। इस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका ऐसा टाइमली खत्म हो जाएगा और वो चीज़ आप इंश्योर कर पाएंगे। तो 1 आवर इज इनफ टू राइट, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार 1 आवर कम पड़ता है, तो ऐसे कर लो, 1 आवर 10 मिनट्स ले लो, 1 आवर 10 मिनट्स लिख लो, और बाकी जो 20 मिनट्स है उसमें सोच लो। ऐसे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड के हिसाब से। अगर आप बहुत जल्दी सोचते हैं तो फिर आप उस तरीके से कर सकते हैं, 20 मिनट में हो जाएगा। अगर आपको ऐसा ही नहीं, सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अच्छे से सोचना है, स्ट्रक्चर करना है, मैं जल्दी लिख लूंगा, तो फिर ऊपर वाला फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रा, दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, राइट्स, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे कुछ आप देखेंगे कि फॉर्मेट्स हैं जिनको आप यूज कर एग्जाम में सोच सकते हैं कि अच्छा कोई टॉपिक है तो आप देखेंगे सोशल एंगल से इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, पॉलिटिकल एंगल से क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इकोनॉमिक से क्या होता है, कल्चरल से क्या होता है। उसके साथ साथ में फर्दर आप देखेंगे एथोस कि एथिकल है, स्टेक होल्डर आ गया, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब डियोंटोलॉजिकल क्या पर्सपेक्टिव है, जस्टिस, इक्विटी, ये सारी चीज़ें क्या है। तो ये एथिक्स वाला फोकस्ड है, ये आप देखेंगे होलिस्टिकली फोकस्ड है। फिर आप देखेंगे रूट कॉज क्या था इसका, ये क्यों हुआ, देयर आफ्टर करंट मैनिफेस्टेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रेमेडीज क्या है, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक ये सारे फ्रेमवर्क्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे, आप इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि इनमें से कुछ ना कुछ या फिर कुछ नया आपका फॉर्मेट बन चुका होगा, आपका टेम्पलेट बन चुका होगा, एंड दैट टेम्पलेट यू विल बी फॉलोइंग एग्जामिनेशन। लेकिन सबसे बेस्ट, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, सबसे बेस्ट ये होता है कि आप देखिए आपका जो भी यूपीएससी का सिलेबस है जीएस का, राइट, इस तरीके से आप उसको देख लीजिए। ये GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, राइट। इस तरीके से देखिए। अब इसमें जितने भी आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, उन टॉपिक्स को दिमाग में रखना है और उन टॉपिक्स के बेसिस पे आपको सोचना है। यू थिंक, लेट्स से आप पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, एथिक्स है, या फिर आप देखेंगे सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, एंशिएंट एंड मिडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है। ये सारे जो है, इन सभी को पर्सपेक्टिव को लाना है। और फिर आप देखेंगे अच्छा आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब हो सकता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, क्या कोई वुमेन थे जो एंशिएंट टाइम्स में इस तरीके से उनका रोल था। तो वैसे आप सोचेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स वहां से मिलेंगे, राइट, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखते हैं। इसको 2 लेवल पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, आप इन सारे पॉइंटर्स को लिखते हैं, एंड आप ई सब्जेक्ट्स को लिखते हैं, टॉपिक को लिखते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे एग्जाम्पल ढूंढने हैं, तो आप आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जाम्पल ढूंढते हैं कि ज्योग्राफी से ये एग्जाम्पल मिल गया, लेट्स से वर्ल्ड हिस्ट्री से हिटलर का एग्जाम्पल मिल गया, या फिर साइंस से न्यूटन का एग्जाम्पल मिल गया। तो ये सारे एग्जाम्पल को फिर आप वहां पे फिट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला होता है एग्जाम्पल थिंकिंग, कि आप एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरा होता है पॉइंट्स थिंकिंग, पॉइंट नहीं, इसको एक बेटर वर्ड दे देते हैं अपने, दैट इज कीवर्ड थिंकिंग।
कीवर्ड थिंकिंग है ना। एक हो गया एग्जाम्पल, आप इंडिविजुअल को ढूंढ रहे हैं, पर्सन्स को ढूंढ रहे हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है कीवर्ड थिंकिंग, कि आप वहां पे कीवर्ड ढूंढ रहे हैं कि अच्छा दिस वाज द चेंज दैट हैपेंड, दिस वाज द मॉन्यूमेंटल थिंग दैट वाज अचीव्ड उस टाइम पे, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती है 2 लेवल पे आप ढूंढ सकते हैं। तो इसको यूज करना है एग्जाम्पल को ढूंढने के लिए, कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए। फिर कीवर्ड ढूंढ लिए, एग्जाम्पल ढूंढ लिए, फिर उनको फिट करना है। और जो कीवर्ड्स होंगे ना, कोशिश करना ये बहुत क्रेजी गुड होने चाहिए। मतलब यू हैव टू इंश्योर कि ऑब्वियसली बहुत बेसिक से होंगे, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, वैसे होंगे, लेकिन आपको उसको जनरेट करना है, आपको उसको रिफॉर्म करना है एंड कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे सुनने में, देखने में, और ऐसा लगे कि यार पहली बार इसको देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ। तो समथिंग न्यू यू हैव टू क्रिएट। इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके इसके टेम्पलेट भी बन जाएंगे कि सोशियो पॉलिटिकल जो है इसकी जगह पे आप कुछ और सोचते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ आप बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रॉड आइडिया है वो तो ऐसे ही है, और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है कि जीएस के पेपर के टर्म में आप उसको ब्रेक करें एंड देन आफ्टर जो भी सब्जेक्ट्स है उसके बेसिस पे एग्जाम्पल थिंकिंग करें एंड देन आफ्टर कीवर्ड थिंकिंग करें, और इन दोनों को मिलाकर आप अपना जो भी थीसिस है और वो सारी चीज़ें आप एस्टैब्लिश करेंगे। उस तरीके से आप पूरी कहानी बना पाएंगे। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो कुछ हुक्स हैं जो काम करते हैं टेम्पलेट्स के साथ में। अगर आप देखेंगे तो एनेक्डोट, जैसे एनेक्डोट है कि 2016 में एक विलेज था यहां पर जिसने वाटर स्कैर्सिटी को सॉल्व कर दिया, एंड दिस स्मॉल स्टोरी हाइड्स अ बिग ट्रुथ अबाउट द डैश डैश डैश। तो आपने टॉपिक भी ला दिया कि अच्छा ये टॉपिक है, ये एनेक्डोट दे दिया, मतलब हुक और टॉपिक दोनों को लिंक कर दिया जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे। तो आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक विलेज था, कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग एंड देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वहां पे, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि इंडिया प्रोसेसेस यूपीआई पेमेंट वर्थ इतना ट्रिलियन मंथली येट द रियल टेस्ट इज, उस तरीके से। तो ये टॉपिक को आपने यहाँ पे लिंक कर दिया कि आपने नंबर दे दिया, बहुत सरप्राइजिंग नंबर दे दिया कि इतने सारे बिलियंस ऑफ मंथली ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के थ्रू, लेकिन फिर भी हम देखें तो ये इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे दे दिया आपने। या फिर हिस्टोरिकल आप मिरर दे रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप हिस्ट्री में ले गए उनको कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था तो उन्होंने देखा था कि आज के डिलेमास क्या होंगे, और फिर आप ये टॉपिक बताएंगे कि अच्छा आज की ये सारे चैलेंजेस हैं। तो मतलब पहले भी ये जिसको सोचा गया था एंड देयर आफ्टर आज भी हम उस चीज को देख रहे हैं। तो वैसा कुछ आप हिस्टोरिकल मिरर दे रहे हैं, आप सरप्राइज एलिमेंट दे रहे हैं, आप एनेक्डोट दे रहे हैं, या फिर आप कोट देते हैं। कोट आपने ऑब्वियसली जो कोट होगा एग्जैक्टली तो आप याद नहीं रख पाएंगे, उसको पैराफ्रेज करेंगे कि अच्छा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, राइट। कि मतलब स्पारिंगली इसको यूज करना है, जब जरूरत पड़े तब। हमेशा हर जगह पे कोट डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कुछ ज्यादा ही वाइज हो गए हैं, तो वो चीज नहीं करना है। मतलब यू हैव टू, ये कोट आपको ना एक मतलब आर्मर की तरह है ना, आपको ज्यादा बेटर ऑर्नामेंट की तरह है, ज्यादा चमक देते हैं। लेकिन अगर हमेशा आप ये चमक यूज करते रहेंगे तो कुछ ज्यादा ही चीजें चमकेगी एंड जो एक्चुअल आइडिया है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर तो वही है, आपको आइडिया रिफ्लेक्ट करना है। आइडिया रिफ्लेक्ट करने के लिए आप इन टूल्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टूल्स डाल दिया तो काम नहीं बनेगा। आइडिया इज द कोर, यूज टूल्स, आइडिया इज द कोर, यूज टूल्स, लाइक दैट, है ना। थोड़ा थोड़ा स्पैरिंगली यूज करना है एंड ऑलवेज लिंक विद योर थीसिस के साथ लिंक करना है। सिर्फ प्लेन लिख दिया कि बस मेरे को याद था और मैंने लिख दिया, फोर्सफुली नहीं डालना है उसको। तो ये लिंक करना बहुत जरूरी है ना। उसके साथ साथ में पैराडॉक्स आप क्रिएट कर सकते हैं कि वी आर मोर कनेक्टेड देन एवर येट लोनलियर देन बिफोर। मतलब देखेंगे कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत कनेक्ट कर दिया, लेकिन पहले से ज्यादा हम लोनली हैं, बिखरे हुए, कनेक्ट होने के बावजूद भी बहुत जुड़े हुए नहीं है ना, बहुत बिखरे बिखरे से। ऐसा क्यों है? व्हाट डज दैट से अबाउट द टॉपिक से आपने लिंक कर दिया। तो पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रास्ट है। मतलब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक इमोशन इवोक करना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। आपको कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। जितना ज्यादा आप यहां से लेकर यहां तक की जर्नी का गैप बता देंगे उतना ज्यादा लगेगा कि कुछ बड़ी चीज हुई है। जैसे कि आप हिस्टोरिकल मिरर में बता रहे हैं कि पहले ये था अब ये है, जितना ज्यादा आप गैप क्रिएट करें उतना बढ़िया है। अगर आप कोर्ट में बात कर रहे हैं कि कोर्ट तो ये कहना चाह रहा है लेकिन टॉपिक में ये चीज हो रहा है, या फिर कोर्ट इस तरीके से लिंक कर रहा है, तो इतना बड़ा मैसिव चेंज है। उसी के साथ में आप सरप्राइज दे देंगे कि एक्चुअल में तो ये चीज हो रही है, लेकिन मतलब नंबर्स तो ये बोल रहे हैं लेकिन रियलिटी में ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। जितना ज्यादा गैप उतना बढ़िया। उसके साथ साथ में एनेक्डोट में आप बताएंगे कि एक विलेज है, हम कहते हैं कि सब कुछ वो हो चुका है, अच्छा हो चुका है, लेकिन एक विलेज है वहां पे बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। तो उस तरीके से आप गैप क्रिएट करें एंड सेम विद पैराडॉक्स। तो ये सारी चीजें हो जाती है। उसी के साथ में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंटेशन के रूल्स। मतलब ऐसे आपको बहुत सुंदर लिखना है, अच्छे से लिखना है। मतलब राइटिंग आपके एवरेज है, चल जाएगा, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। मतलब समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, अच्छे से लिखा हो, लेजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए कि कुछ पढ़ पाए उसमें जो भी लिखा है वो। मतलब जल्दी में सब कुछ लिखना होता है, दैट इज अंडरस्टूड, बट स्टिल यू हैव टू इंश्योर कि वो पढ़ा जाए। आप देखेंगे उसमें कि रीडेबल होना चाहिए, मार्जिन प्रॉपरली हो, मतलब ऐसे मार्जिन होगा,
आपको इसके बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना है, सिर्फ उसके अंदर लिखना है, प्रॉपर गैप हो। ये जो मतलब आपने ये शब्द लिखा, ये शब्द लिखा, शब्दों के बीच में सही से गैप होना चाहिए, वर्ड्स के बीच में, और लाइंस में भी गैप होना चाहिए अच्छे से, मतलब हॉचपॉच नहीं हो जाना चाहिए, ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से। उसके साथ साथ में पैराग्राफ्स जो है आप शॉर्ट लिखिए, जो मतलब आपको सेंटेंस भी शॉर्ट लिखने, कंसाइज लिखने, पैराग्राफ भी आपको शॉर्ट लिखने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में डायग्राम्स की जरूरत नहीं होती, आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड जो टोन हो आपका बैलेंस होना चाहिए, नॉन आइडियोलॉजिकल, कोई आइडियोलॉजी से आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, वो अवॉइड करना है। आपकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, मतलब फ्लावरी लैंग्वेज लिखने के चक्कर में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं कि मैं, ये आइडिया है, ये मेरा आइडिया है ABC, इस आइडिया को मैं बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ, तो इस आइडिया को बड़ा बनाने के चक्कर में आपने इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। मतलब एग्जामिनर को लग रहा है कि बहुत बढ़िया बनाया आपने, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि टॉपिक के साथ रेलेवेंस क्या है, तो फिर रेलेवेंस नहीं दिख पाएगा, तो यहाँ पे नंबर फिर नहीं दे पाएगा वो आपको। तो जो भी आइडिया है उसको आपको ग्रैंड दिखाना है, लेकिन ग्रैंड दिखाने के लिए यू हैव टू यूज द सिंपल लैंग्वेज जो हर किसी को समझ में आए, आपको भी आए, मुझे भी आए, और एग्जामिनर को भी आए। सो दैट इज समथिंग जो सिंपल होना चाहिए। एंड जार्गन्स, बहुत ज़्यादा फालतू डेटा स्टैट्स वही नहीं भरना है, आपको इमोशन इवोक करना है, राइट। यू हैव टू इवोक द इमोशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जो टर्म्स है उसको पहले एक्सप्लेन करें कि अच्छा ये चीज़ मैंने यूज़ किया, इसका मतलब क्या है। मतलब कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो किसी को नहीं पता है, तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है उसको, टेक्निकल टर्म्स है, एंड देन आफ्टर आप उसको बताएं कि अच्छा ये इस्तेमाल हो सकता है, ये इसकी यूटिलिटी है। पहले आपने यूज़ बता दिया कि ये ऐसे ऐसे यूज़ हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है वो क्या है, पहले टर्म एक्सप्लेन करो, ये होता है, वो होता है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर वे में सारी चीज़ें करनी है, एंड देन आफ्टर कि आपको हाई यील्डिंग जो भी कंटेंट बैंक है आप देखेंगे इस तरीके से बिल्ड करना है। 2025, 26, 27, 28 में आप एग्जाम दे रहे हैं, 27 में दे रहे हो, तो ऐसे 2-3 साल का आपको बैंक पूरा बनाना है। इस बैंक के अंदर आपका डेटा होगा, आपके स्टैट्स होंगे, आपके कोड्स होंगे, सारी चीजें आपने भरी रखी होगी, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि एवरग्रीन फैक्ट्स जो हर जगह आप यूज कर सकते हैं, पॉवर्टी के फैक्ट्स है, बहुत सारे हैं, सोशल डेवलपमेंट के हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, कि 2% GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन, 2% GDP वहां से आता है, या फिर 3% ही कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें, या फिर हमारा जो R&D है इट्स ओनली 0.6%, या फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा 14% है। ये सारे जो फैक्ट्स है जो बहुत सारी जगहों पर आप यूज कर सकते हैं, इसको रखना है। लिटरेसी, फर्टिलिटी, GDP स्ट्रक्चर, आप देखेंगे इंटरनेट की यूजर्स कितने हैं इंडिया में, या फिर आप अपने हिसाब से, मतलब आपको लगता है कि लेट्स से मुझे पर्टिकुलर स्टेट का डेटा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, इसको मैं यूज करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज कर सकता हूँ, तो कीप दैट इन माइंड, है ना, मेमोराइज करना है उसको। वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 29% है, 30% है, कैसे 40% है, तो ये सारी चीज़ें, और कैसे टाइम के साथ में बढ़ रहा है या घट रहा है, वो सारी चीज़ों को आपको दिखाना है। एंड कमिटी और रिपोर्ट्स आप देखेंगे कि नीति आयोग है, एसडीजी के जो 17 प्रिंसिपल्स हैं, आप उसके बारे में बात करेंगे कि अच्छा इस पे तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको तो अचीव ही नहीं कर पा रहे, और कोई अचीव नहीं कर पा रहा है, या फिर इसको अचीव किया तो सिर्फ इंडिया ने किया, इंडिया ने बहुत बेटर किया इसमें, या क्या पैरामीटर्स हैं, उसको आप कोट कर सकते हैं अपने जो मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, जीएस के पेपर में, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे में इनका जो यूटिलिटी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप उस तरीके से उसको शो कर रहे होंगे। एंड इकोनॉमिक सर्वे, IPCC जो है, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इनके जो डेटा है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि IMR MMR किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसे रिड्यूस हो रहा है, क्या इसका इंपैक्ट है, वो सारी चीजें आप शो कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो डेटा बैंक है आपको, आप मतलब वन नोट में कर सकते हैं, या फिर अपने आप जो भी नोटबुक है उसमें भी कर सकते हैं, तो डिजिटली करना चाहे तो वन नोट में कर सकते हैं, दिस इज गुड। एंड उसके साथ साथ में आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं अगर आप अपने नोटबुक में करना चाहें, तो वो चीज़ है। उसके साथ साथ में जजमेंट और आर्टिकल्स आपको यूज़ करने हैं, कि विशाखा गाइडलाइंस है, पुट्टास्वामी जजमेंट है, ये क्या है, उसके क्या नुआंसेस थे, कब आया था, कौन कौन सी चीज़ों में आप इसको कोट कर सकते हैं, ये भी आपको वहाँ लिख देना है कि अच्छा प्रिवेसी का कंसर्न है, ये है आर्टिकल 19 है, 21 है, उसके रिस्पेक्ट में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको शो करना है, राइट। एंड केस लेट्स आप बताएंगे कि कोई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, इसने बहुत बढ़िया किया, या फिर वेस्ट बंगाल का या उड़ीसा का कोई डिस्ट्रिक्ट है, इसने बहुत एक्सेप्शनल कर दिया, या फिर मध्य प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, जिसको उस तरीके से कहा जा रहा है कि ऐसा टर्म तो किसी के लिए यूज़ ही नहीं किया गया, वैसा कुछ है। कोई स्टार्टअप्स है, SHG है, FPO है, इन सब के एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। कि आप देखेंगे तमिलनाडु के अंदर या केरला के अंदर कोई ऐसे NGO है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल चेंजेस लाए, वुमेन की लाइफ उनसे बेटर हुई है, वो सारी चीज़ें। या फिर फ्लैगशिप स्कीम्स की बात कीजिए आप, है ना, ये मिनिस्ट्री है, इनकी ये सारी स्कीम्स है, आप ऐसा कुछ स्टिकी नोट्स बना सकते हैं कि कोई मिनिस्ट्री है उसके नीचे ये स्कीम्स है। तो जैसे आप देखेंगे जल जीवन मिशन है, PM गति शक्ति है, या फिर आप जन आरोग्य योजना, ये सारे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी चीज़ है आप उसको लिख सकते हैं। निपुण मिशन है, मिशन लाइफ है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसको नोट डाउन कीजिए, इन सभी बैंक को तैयार कीजिए। ये सारा आपका डेटा मटेरियल है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन मटेरियल, राइट, वैम, ये वैल्यू एडिशन मटेरियल है। तो ये जो मटेरियल है
आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट सब कुछ पता है, आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन आप प्लेन आंसर लिख के आएंगे या फिर प्लेन ऐसे लिख के आएंगे, ये जो है ये टूल्स है ना, ये ऑर्नामेंट्स है जिसको सुंदर बनाएंगे, और ये सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका बैंक आपको पूरा तैयार करना है। उसके साथ साथ में सिर्फ ये इनफ नहीं है, आपको स्ट्रक्चर भी जानना है, उसको कैसे लिखना है वो भी जानना है, जो हमने डिस्कस किया अभी। उसके साथ साथ में आप देखेंगे सैम्पल आउटलाइन, मतलब क्या थीम्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ऐसे यही इस फॉर्मेट पे आ रहे कि फिलोसॉफिकल ऐसे आता है कि टेक्नोलॉजी इज द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब ये चीज़ है, ये फिलोसॉफिकल ऐसे है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे डेवलपमेंट के ऊपर कि सस्टेनेबल ग्रोथ इज अ मैराथन नॉट स्प्रिंट, उस तरीके से पूछ लिया गया है। या फिर वुमेन एजेंसी इज इंडियाज बिगेस्ट ग्रोथ मल्टीप्लायर सोसाइटी इकोनॉमी। तो ये ब्रॉड थीम्स है जिन पे सवाल आते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फिलोसॉफिकल जो ऐसे है उनको, क्योंकि आते हैं और इसमें स्कोर करने का जो स्कोप होता है, आप अपने आप से जो लिख सकते हो उसमें वो ज़्यादा स्कोप होता है। तो ये आपको लिखने में मज़ा आएगा, तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड दूसरे जो जीएस वाले टॉपिक होते हैं वो तो आप मेंस में करते ही हैं, तो वहाँ पे तो आपको हेल्प मिल ही जाएगा, वो तो आप इजीली नेविगेट कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि एक आप फिलोसॉफिकल वाला लिख लेंगे और दूसरा जो होगा वो आप जीएस वाला लिख लेंगे, ऐसा कुछ होगा। मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था कि दोनों ही फिलोसॉफिकल वाले आपको लिखने पड़ रहे थे, इस तरीके से आ रहे थे, जीएस के हार्डली कोई थे। लेकिन अभी पास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे 1-2 साल में कुछ चेंजेस हैं कि जीएस के भी उस तरीके से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो आप एक फिलोसॉफिकल एक जीएस दोनों को लिख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये चीज़ें तो आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है कैसे है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ये ऐसे चीज़ है। उसके साथ साथ में 7 डेडली मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है ऐसे के अंदर। सबसे पहला कि आपने फैंसी टॉपिक ले लिया लेकिन आपको मालूम ही नहीं इसमें लिखना क्या है, आपको डेप्थ नहीं पता, आपने बस ले लिया क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है कि किसी ने नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, मैं इस पर लिख के दिखाऊंगा कि इसको कैसे लिखना है, वो गलती नहीं करनी है। उसके साथ साथ में ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द टॉपिक, मतलब टॉपिक में जो कहा है आप उससे अलग जाकर अपना इंटरप्रिटेशन लगाकर कुछ और ही लिखते जा रहे हैं, वो नहीं करना है। टॉपिक के अंदर रहना है, उसके अंदर रहकर आपको एक्सप्लोर करना है डिफरेंट डिमेंशंस, लेकिन उससे बहुत दूर नहीं भाग जाना है, ये चीज़ इंश्योर करना है। और वन साइडेड कहानी नहीं बतानी है कि नहीं इसमें सब पॉजिटिव है, आप काउंटर आर्गुमेंट नहीं देंगे, नहीं चलेगा। काउंटर आर्गुमेंट देना है, आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम है, फिर बताना है ये सोल्यूशन है, और फिर बताना है कि ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, इसकी वजह से ये जो हमने अच्छी चीजें बताई इसको इंश्योर किया जा सकता है। तो दैट इज समथिंग आपको ये इंश्योर करना है, ठीक है। एंड मैसी जो पेजेस है वो नहीं करना है, लास्ट मिनट के जो आप समझेंगे काटना और वो सब नहीं करना है, अच्छे से नीट एंड क्लीन उसको मैनेज करना है। और डेटा डंप विदाउट स्टोरी और फ्लो, आपने सिर्फ टूल्स यूज़ कर लिए कि ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टैट्स है, ये डेटा है, ये कोड्स है, एनेक्डोट है, लेकिन आपने फ्लो और स्ट्रक्चर में उसको डाला ही नहीं तो नहीं चलेगा। बोथ आर इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्ट्रक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया स्पेसिफिक एंगल जरूर डालना है, आप सिर्फ बाहर की बातें करे जा रहे हैं, जर्मनी की बात कर दी आपने, यूएस की बात कर दी, इंडिया स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल नहीं है तो बात नहीं बनेगी, बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर इंडिया, है ना, तो उसके लिए लिख रहे हैं आप यूपीएससी सिविल सर्विस, तो उसको भूलना नहीं है, इस चीज़ को रखना है। और इसके साथ साथ में लिस्टिंग स्कीम्स विदाउट एनालिसिस और क्रोनोलॉजी, आपने स्कीम को लिख दिया और सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया या उसके बारे में कुछ आपने वो नहीं किया तो वो नहीं चलेगा। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि आपने कोई टॉपिक है, ये पॉइंट लिख दिया आपने, रीजन, एग्जांपल, पॉइंट, ये तीनों को ही मिस कर दिया, सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया, तो ऐसे नहीं करना है। हालांकि आप पासिंग रेफरेंस में ही लिख सकते हैं कि ये स्कीम है, इसने ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाए, लेकिन आप ये जरूर लिखेंगे ना कि कैसे लाए हैं, एक आध एग्जांपल तो लिस्ट करेंगे, एक आध जो चीज़ है उसको तो सब्सटेंशिएट करेंगे, तभी जाकर किसी को विश्वास होगा कि अच्छा एक्चुअल में आप इस स्कीम के बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ये डेडली मिस्टेक्स हैं, इनको नहीं करना है। उसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करना है कि 2026 में 27 में मतलब आपका ये फेज़ 1 होगा, ये फेज़ 2 होगा, ये फेज़ 3 होगा, एंड thereafter ये आपका फेज़ 4 होगा। तो अगर आप देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस तरीके से आपका फेज़ 1 होने वाला है जिसमें आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये फेज़ 1 आपका होने वाला है, उसके बाद में आपका ये फेज़ 2 होने वाला है जिसमें आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, एंड thereafter आपका ये फेज़ 3 होगा जिसमें आप एग्जाम को सिमुलेट कर रहे होंगे कैसे 26, 25, 26, 27 में होगा, एंड आफ्टर दिस वुड बी योर फेज़ 4, जब आपके मेंस का जो विंडो होगा, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो चुका होगा, उसके बाद आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे 2027 के लिए या फिर 28 के लिए, देखिए तो उस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में आ जाती है, तो इस तरीके से हम इसको फॉलो करने वाले। एंड उसके साथ साथ में आप देखेंगे कुछ चीज़ें जिस पे आपको ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग पे आपको अच्छे से जो टॉपिक है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उस पर फोकस करना है। एंड आफ्टर आपको डेप्थ और डिमेंशन, ये सारी चीज़ें लानी है, लैंग्वेज और टोन बढ़िया होना चाहिए, यही जो हमने पहले बात की वही सारी चीज़ें हैं। एविडेंस, एग्जांपल ये डालना है, स्ट्रक्चर और फ्लो इसको मैनेज करना है, और जब फिनिश करेंगे तो बहुत बढ़िया आपका मतलब सेटिस्फाइंग होना चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि मैंने अपना 15 मिनट जो भी बिताया है इस कॉपी के साथ में, ये एक्चुअली फुलफिलिंग है, उसको ऐसा फुलफिलिंग फील कराना है आपको, ऐसा लगना चाहिए कि आज
मतलब उसका दिन बन जाना चाहिए आपके ऐसे को पढ़कर। मतलब बहुत सारी कॉपीज होगी लेकिन आपकी कॉपी स्टैंड आउट करनी चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग, राइट। यू हैव टू मेक हिम फील, मतलब बहुत अच्छा फील कराना है उसको। ये चीज़ अगर आप इंश्योर कर लेते हैं तो 140 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। यू विल बी एबल टू इंश्योर ईजिली, आप उसको मैनेज कर पाएंगे। ये चीज़, ये पूरी कहानी हो जाती है। उसके साथ में कुछ माइक्रो चेकलिस्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, दैट इज़ कि आपको इंट्रो अगर आप देखेंगे, ईच बॉडी पैरा, बैलेंस, सोल्यूशन, लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन, जिन चीज़ों के बारे में बात की हमने, फिर से ये रिपीटेशन में वही सारी चीज़ें कि इन पे ध्यान रखना है कि अगर इन चीज़ों को आपने इंश्योर नहीं किया तो जो गलतियां हैं ये उन्हीं का पार्ट हो जाता है कि दे विल बिकम लाइक मिस्टेक का पार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, इनको ध्यान में रखना है। एंड उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो आखिर में कुछ हुक्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। 20 सेकंड मेट्रो स्टोरी, या फिर काउंटर इंट्यूटिव कुछ स्टैट्स दे सकते हैं, या फिर एक कोर्ट रूम का कोई मूवमेंट बता सकते हैं, पंचायत की कुछ कहानी बता सकते हैं, एक स्टार्टअप का कुछ पिवट है कि स्टार्टअप ऐसे हुआ फिर इसने पिवट किया, वो बता सकते हैं। स्कूल मॉनसून के कोई सीन बता सकते हैं, क्रिकेट के कोई ओवर से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर महात्मा गांधी, टैगोर, अंबेडकर, इनके कुछ बातें हैं उनको पैराफ्रेज कर सकते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ एक्ोस है वो शेयर कर सकते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानी आप बता सकते हैं कैसे हो रहा है। तो ये कुछ टेम्पलेट्स है जो जनरेट किए, और उसके साथ साथ आप अपने टेम्पलेट्स को जनरेट कर सकते हैं। वो चीज़ हो जाती है टॉपिक के हिसाब से, जैसे टॉपिक होगा आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से। एंड 1 पेजर अगर वर्कशीट आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक चूज करना है, आपको पता होना चाहिए आप क्यों चुन रहे हैं, इसमें क्या लिखने वाले हैं आप, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद में आप की टर्म्स को डिफाइन करेंगे, थीसिस अपने लिखेंगे, रोड मैप लिखेंगे, एविडेंस जॉट डाउन करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। काउंटर इंट्यूटिव भी लिखेंगे एंड 3 सोल्यूशन बताएंगे कि अच्छा ये है तो इसके ये सोल्यूशन है, एंड क्लोजर ये देंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप जिसके थ्रू आप जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे इस फॉर्मेट में करेंगे कि ऐसे इस लाइन में मेरे को ये लिखना है, यहाँ पे ये सारी बातें लिखनी है, उस तरीके से आप लिखने वाले हैं। तो ये चीज़ हो जाते हैं। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जो आपका फाइनल डे जो एग्जाम होगा उसमें क्या प्लेबुक होगा कि आपको वाइसली सिलेक्ट करना है जो भी टॉपिक है, आपको प्लान करना है कि मैं इस तरीके से जाऊंगा, टाइम को मैनेज करना है, ये चीज़ नहीं भूलना है, एंड स्टे बैलेंस जो भी आप लिखने वाले हैं उसमें। एंड फाइनल टच में आपको एक आप देखेंगे कि एंडिंग में आप उसको आप लीव कर दीजिए, एंडिंग में 5 से 10 मिनट जरूर रखिएगा जहाँ पे आप अंडरलाइन कर पा रहे हैं, फिर से अपने ऐसे को जाकर रीड कर पा रहे हैं, ताकि आप इंश्योर करें कि अच्छा सेटिस्फाइंग हो आपके लिए भी, एग्जामिनर के लिए सेटिस्फाइंग हो, उससे पहले आपको सेटिस्फाई होना है कि मैंने बढ़िया ऐसे लिखा है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम आप रख सकते हैं। तो जैसे हमने बात किया था 1 घंटा 30 मिनट्स का है, तो कैसे उसको इंश्योर करना है, 20 मिनट्स है तो वैसे आप नेविगेट कर सकते हैं वहाँ पे, वो चीज़ हो जाता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक्स है फिलोसफी के लिए जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ में सोसाइटी के लिए एक ये टॉपिक है एजिंग का, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी जिसको हमने समझा कि कैसे ऐसे में 140 नंबर लाना है। एंड आप राइट नाउ 2025 में हो, जहां पर आप अपने कॉलेज में हो, एंड हाउ टू इंश्योर यूपीएससी ऐसे में आपको 2028 में, 27 में, या 29 में, या 30 में, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, इसमें 140 मार्क्स आए, सो दैट आपका मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आए, आपको इंटरव्यू का कॉल आए, एंड यू इवेंचुअली गेट द रैंक दैट यू वांट, और आपको जो सर्विस चाहिए वो आपको मिल जाए। अगर ये इंश्योर करना है तो ऐसे का इसमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, यही चीज़ पे हम ध्यान देंगे। सो आई होप एंड विश कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।